Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोगों से पहले तो अपील है कि अपनी क्लासेस जो हैं उन्हें सीरियस वे में आप सुने, और जो भी टीचर्स आपके काम करवा रहे हैं आप डेली का काम डेली कीजिए। अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइए, हर सब्जेक्ट के लिहाज से अपने डिफरेंट रजिस्टर्स लीजिए और आप अपने रेलिवेंट रजिस्टर पे अपना रेलिवेंट लेक्चर नोट कीजिए, जैसे हम यूजुअली क्लासेस में करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रजिस्टर है सब कुछ उसमें, ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर लिया था। अब चैप्टर 4 में हमने स्टार्ट किया था जी, लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, हमने कहा जी लिक्विड्स क्या हैं, लिक्विड्स की डेफिनेशन बता दी हमने, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हम चैप्टर 3 में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके आ चुके हैं। मैंने आपसे कहा यहाँ पर तो नहीं है चैप्टर 4 के स्टार्ट में, लेकिन आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर। अच्छा, उसके बाद हम आगे चले तो हमने कहा जी कि जितने भी मैटर है, मैटर की स्टेट डिपेंड करती है मैटर के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हैं तो मैटर के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट किया हुआ है, मैटर सॉलिड है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं तो वीकली अट्रैक्ट किया है पार्टिकल्स ने, पार्टिकल्स साथ साथ तो ज़रूर हैं लेकिन विद इन द मैटर मूव कर सकते हैं, तो मैटर लिक्विड है। लेकिन अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई वीक हैं तो इसका मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, मैटर क्या है, गैस है। तो स्टेट जो है वो डिपेंड करती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। उसके बाद हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया, दो तरह की हैं, इंटर और इंट्रा। इनमें कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन जब बार बार आप इनको सुनेंगे या एक दफ़ा अच्छी तरह बैठ के पढ़ लेंगे तो आपको इंटर और इंट्रा में फ़र्क पता चल जाएगा। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि इंट्रा क्या थी, एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, एटम्स की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मोस्टली बॉन्ड्स थे, केमिकल बॉन्ड थे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आपने टाइप्स डिस्कस की थी। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था जी, ये वीक हैं, इंट्रा स्ट्रॉन्ग हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा कि जनाब ये वैन डर वाल फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। जबकि इंट्रा में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स आप बता दें इसकी एग्जांपल में। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन्स का कोई अमल दखल नहीं होता, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, फिर बॉन्ड बनता है। इसका मतलब इंट्रा में बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं थे। आप मेरी ये बातें अगर अपना रजिस्टर या लेक्चर नोट सामने रख के सुन रहे होंगे ना, मेरी बातें आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। अगर आप हवाई मतलब तरीके से सुन रहे हैं कि बस ठीक है मैं सुन रहा हूँ, आई डोंट केयर, तो फिर आपको वाकई जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो आप जब भी अपना लेक्चर सुने पहले 5 मिनट के लिए अपना प्रीवियस लेक्चर सामने रखें, क्योंकि मेरे डेली में 5 मिनट पहले अपना प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डाइपोल, हमने कहा जी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिन्हें आप वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, इनकी जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले हमने डाइपोल फोर्स को स्टार्ट किया था। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन partial positive end of one molecule and partial negative end of the other molecule is called डाइपोल फोर्स। इसके मैंने आपको हाईलाइट करके लिखवाया था कि ये फोर्सेस सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं, जैसे कि HCl की आपस में होंगी, या क्लोरोफॉर्म का भी एग्जांपल लिखी हुई है बुक में, आप वो भी देख सकते हैं, डायग्राम भी बनी है, मैंने नहीं बनाई, वो मैंने आपके लिए छोड़ दी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने डिस्कस किया कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करती हैं। तो वो था जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो IMF यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और अगर डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन कम हो जाएगी। डिस्टेंस पर डिपेंड करती है अट्रैक्शन। इसी तरह हमने कहा कि जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं डाइपोल फोर्सेस पे। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी? थर्म मीन्स हीट,
ठीक है। तो हीट पे डिपेंड करने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कि हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, इसी तरह आपने बॉइलिंग पॉइंट, ये वो जो सारी जो हीट पे डिपेंड करती हैं, ये सारी की सारी डाइपोल पे। अगर डाइपोल स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की अट्रैक्शन तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि डाइपोल फोर्सेस का काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में। तो आज जो हमने नेक्स्ट आगे स्टार्ट करना है दैट इज़, हाँ एक और बात जो मैं बताना भूल गया कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि डाइपोल फोर्सेस कोवलेंट बॉन्ड का 1% इफेक्टिव है, यानी कि अगर एक कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 100 यूनिट फोर्स चाहिए, तो डाइपोल फोर्स वाली बॉन्ड को, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 1 यूनिट फोर्स चाहिए होगी। ये एक बॉन्ड का कंपैरेटिव बताया गया है। अगर आप कहें जी कि एक बॉन्ड के मुकाबले में मैं 1000 डाइपोल बॉन्ड देखूं, तो फिर तो नंबर ऑफ जो है वो लेस अमाउंट फोर्स ज़्यादा हो गई हैं, ज़्यादा छोटी छोटी फोर्सेस मिलते उनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक कोवलेंट बॉन्ड को एक डाइपोल बॉन्ड के मुकाबले में देखेंगे ना, तो एक डाइपोल फोर्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में 100% लेस इफेक्टिव है, ठीक है। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अब आगे चलते हैं जी। आज का जो हमारा है टॉपिक है दैट इज़ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ले जी, हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, इसके साथ साथ फिर से स्टार्ट भी करेंगे। पेज 82 पे टॉपिक है जी ये, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ले बेटे जी, ज़रा देखते रहिएगा साथ साथ, चीज़ें आसान है अगर आपकी तवज्जो होगी तो। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को सबसे पहले तो आपने बताना है कि आप इन्हें डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। आप इन्हें डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आल्सो कॉल्ड डिबाई फोर्सेस। ले जी, आल्सो called डिबाई फोर्स। इसका सेकंड नेम डिबाई फोर्स है, ठीक है। ये बेटे आपको बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ये MCQ में आ चुका है, ठीक है। अब वो कहते हैं जी कि ये फोर्सेस किन किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो वो कहता है जी कि इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कौन सी हैं। वो कहता है जी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहेंगे तो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत बात हो जाएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मैंने आपको कल भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते क्यों हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, और ये जो फोर्सेस हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव एंड के दरमियान में होंगी, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के दरमियान है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। ये आप फिजिक्स का सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पहला आप चैप्टर पढ़ेंगे वो यही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें आप थोरोली इसको डिस्कस भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि ये है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन वन एंड, मैं लेट से पॉजिटिव कह देता हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है, जो कोई भी एंड हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैंने कहा जी वन एंड, और मैंने कह दिया लेट से पॉजिटिव एंड है। वन एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड ओपोजिट एंड। ओपोजिट का मतलब अगर ये वन एंड जो था ये पॉजिटिव एंड था, तो ओपोजिट एंड कौन सा हो जाएगा, मैं उसे नेगेटिव कह दूंगा। वन एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड ओपोजिट एंड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या नॉन पोलर अगर आप नहीं लिखना चाहते
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। वन एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड ऑपोजिट एंड ऑफ इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल is called या are called, क्या कहेंगे जी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। देखिए बेटे, इसमें सबसे पहले तो कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद फिर बारी बारी उन्हें डिस्कस भी करेंगे। तो पहला कीवर्ड जो यहाँ पे आ रहा है, उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑफ वन एंड, दो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से, एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल है। इंड्यूस्ड पोलर क्या होता है मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ अभी। पोलर मॉलिक्यूल का एक एंड और इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल का ऑपोजिट एंड, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इन्हें आप नाम देंगे क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक एंड किसका, पोलर मॉलिक्यूल का, और ऑपोजिट एंड किसका, इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल का। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इन्हें आप क्या नाम देंगे, इन्हें आप नाम देंगे जी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, बुक में नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब यहाँ पे बात हो रही है इंड्यूस की। देखिए बेटे, अगर हमें वर्ड्स पता चल जाए ना अच्छे तरीके से कि डेफिनेशन में इस वर्ड का मतलब क्या है, तो डेफिनेशन याद करना हमारे लिए ऐसे ही हो जाता है जैसे हमें उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते का हमें पता है, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे इंड्यूस की। अगर मैं प्रोड्यूस कहूँ, प्रोड्यूस का मतलब भी पैदा करना, एक क्रिएट है, क्रिएट का मतलब होता है तख्लीक करना, जिसको जैसे अल्लाह ताला ने ये दुनिया क्रिएट की, ये यूनिवर्स क्रिएट की, और कोई नहीं कर सकता, तो क्रिएटर कौन है, अल्लाह ताला है। एक होता है डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है कि कोई चीज़ छुपी हुई है, आपने उसे दरियाफ्त किया, ढूंढ लिया, वो डिस्कवर है। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस होता है किसी काम के रिजल्ट में आप जो है ना कोई रिजल्ट पैदा होना, वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल आपने अच्छे एग्ज़ाम दिए और आपने अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया अपना। एक इंड्यूस होता है, इंड्यूस का मतलब भी पैदा करना ही है, लेकिन इंड्यूस में और प्रोड्यूस में फ़र्क है। प्रोड्यूस होता है जी आपने एक काम पैदा किया, वो परमानेंटली पैदा हो गया, आपने अच्छा रिजल्ट पैदा किया अपना अपने एग्ज़ाम का, तो वो आपके साथ जो आपकी वो जो सर्टिफिकेट है वो सारी ज़िंदगी आपके पास रहेगा कि इस बंदे ने इंटर में बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया था। इंड्यूस भी पैदा करना है, लेकिन इंड्यूस में जो चीज़ आपने पैदा की वो सिर्फ तब तक मौजूद है जब तक पैदा होने वाली रीज़न मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि चलें जनाब अपनी बुक्स ओपन कीजिए और स्टडीज़ कीजिए। आप अपनी बुक्स ओपन करते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब मैंने आप में स्टडीज़ प्रोड्यूस कर दी, आप पढ़ रहे हैं मेरी वजह से। लेट से अगर मैं चला जाता हूँ और आप तब भी बैठे पढ़ रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप में जो जज्बा था वो प्रोड्यूस हो गया। लेकिन जैसे ही मैं क्लास से बाहर जाता हूँ और मेरे जाते साथ ही एक बच्चा बताता है जी चले गए हैं, फिर सारे बच्चे अपनी बातों में लग जाते हैं, काम शाम छोड़ दिया, शरारतें ये वो, तो वो जो मेरी मौजूदगी में आप में स्टडीज़ पैदा हुई थी वो इंड्यूस थी, मैं रीज़न थी आपकी स्टडीज़ की। जैसे ही मैं बाहर गया यानी कि रीज़न ख़त्म हुई, तो वो जो इंडक्शन हुई थी आप में स्टडीज़ की वो ख़त्म। यानी कि जब तक रीज़न मौजूद है, काज मौजूद है, तब तक जो आपके पास प्रोडक्शन है वो मौजूद है। तो इस तरह की प्रोडक्शन को आप इंडक्शन कहते हैं। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। अब ज़रा इस तरफ आते हैं, इसको समझने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। बुक में तो बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये, और आएगा भी एज शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन बेटे आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो क्या कहते हैं जी आपसे, वो कहते हैं जी कि लेट्स से कि आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, साथ साथ मैं दूसरी तरफ डायग्राम भी बनाता जाऊँगा। लेट अ पोलर मॉलिक्यूल
come close to a non polar molecule। लेट्स से कि आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? जिसके दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा, यानी कि दो एंड होंगे, एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, जिनमें सेंटर में न्यूक्लियस है और साइडों पर इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट्स में। और पोलर में न्यूक्लियस एक तरफ आ गया और इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए, एंड्स बन गए, तो ये पोलर बन गया। तो ये लाइन को मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ज़रा बेटे आप साथ साथ देखते रहिएगा कि लेट से एक पोलर मॉलिक्यूल था, पोलर मॉलिक्यूल को मैं रेड से लिख देता हूँ जी आपकी आसानी के लिए। पोलर मॉलिक्यूल को मैं बल्कि रेड से नहीं ब्लू से लिख लेते हैं ताकि रिमूविंग में भी हमें आसानी हो। तो लेट से ये एक पोलर मॉलिक्यूल था जिसका एक एंड बेटे पॉजिटिव है और एक एंड क्या है? नेगेटिव है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल मूव करते करते किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आ गया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर में न्यूक्लियस है और साइडों पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पोलर क्योंकि पोल्स बने हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, ये सिमेट्रिकल है। अगर न्यूक्लियस सेंटर में होगा और साइडों पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यानी कि नॉन पोलर है। मैं इसे लिख देता हूं कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हुआ क्या कि जब ये करीब आए तो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ने इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुई तो ये जो नॉन पोलर था इसके इलेक्ट्रॉन इनकी रिपल्शन की वजह से दूसरे एंड पे चले जाएंगे और न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से इस तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट जो डायग्राम होगी वो मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि ले जी कि ये जो पोलर था ये मैं एज इट इज बना रहा हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, और ये जो नॉन पोलर था इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ कि ये जनाब इसका भी पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से दूसरी तरफ आ गए और न्यूक्लियस अट्रैक्शन की वजह से इस तरफ आ गया। तो ये पोलर था जो यहाँ पे था, ये नॉन पोलर था, लेकिन इसमें पोलैरिटी आ गई तो अब मैं इसे कहूंगा इंड्यूस पोलर। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो पोलैरिटी आई है ये इसकी वजह से आई है। जैसे ही ये मूव करता दूर चला जाएगा तो इसके जो पोलैरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ये वापस अपनी नॉन पोलर हालत में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो पोलैरिटी इंड्यूस हुई वो परमानेंट नहीं है, वो जनाब फॉर द टाइम बीइंग है। तो मैं इसे परमानेंट पोलर नहीं कह सकता, मैं इसे इंड्यूस पोलर कहूँगा। और जो ऑलरेडी पोलर हैं अब मैं इनके सामने लिख रहा हूँ, आप इन्हें परमानेंट पोलर भी कह सकते हैं। अब इसे भी मैं इसी तरह लिख सकता हूँ जी परमानेंट पोलर। शायद बुक में अब जो डायग्राम लिखी हुई है आपको समझ आ जाए। अब होगा क्या कि एक एंड जो है वो दूसरे एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई यही आपके पास डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान फोर्सेस हैं। मेरी शायद बात आप तक पहुंच जाए। तो मैं यहाँ से अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ कि लेट आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल था, वो कम क्लोज आया टू अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इलेक्ट्रॉन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल रिपेल इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। of non-polar molecule and produce या and form बना देते हैं क्या? induce polar molecule। और induce polar molecule बना दिया। कहाँ कैसे? मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में अपनी इंफॉर्मेशन को बताने की कोशिश की कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम में सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कैसे।
अब होगा क्या कि एक आपके पास पोलर है यानी कि परमानेंट पोलर है और दूसरा आपके पास इंड्यूस पोलर है। तो अब इन दोनों के ऑपोजिट एंड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होंगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि नाउ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस between opposite ends of polar and induced polar molecule। और ये जो फोर्सेस हैं क्या कहलाती हैं? कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल क्यों? क्योंकि एक पोलर था, उसके तो ऑलरेडी दो पोल थे, तो डाइपोल, और दूसरा था इंड्यूस पोलर, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ये मैंने डीपी का मतलब डाइपोल लिख दिया। तो ये फोर्सेस आपके पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में एक दो बातें कि ये फोर्सेस किन किन मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। वो कहता है जी कि ये फोर्सेस सिर्फ पोलर और नॉन पोलर के दरमियान पाई जाती हैं, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन ही देखी है तो उसमें उसने कहा जी एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा इंड्यूस पोलर या नॉन पोलर भी आप कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दीज फोर्सेस, चले जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। मॉलिक्यूल्स कि ये जो फोर्सेस हैं ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ही पाई जाती हैं। पहली बात तो ये अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू है जी ये भी एक। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसकी एग्जांपल्स अगर आपने देखनी है तो कहते हैं जी कि इसकी एग्जांपल्स में आप बता सकते हैं जी क्या HCl फोर्सेस बिटवीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्सेस बिटवीन किस किस के दरमियान। मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली एग्जांपल HCl एंड हीलियम, हीलियम और HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, इसी तरह डेली लाइफ में अगर आपने एग्जांपल देखनी है तो आप कार्बोनेटेड जो है वो ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, जैसे 7 अप, कोक वगैरह। उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक मैंने कहा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया होता है। ठीक है, अब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉन पोलर है और वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटवीन कार्बन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसकी एग्जांपल बन जाएगी। इसके अलावा आप कोई एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आपके पास भी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो ये बेटे आपके पास था टॉपिक कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, मैंने बताया क्या, डेफिनेशन लिखवा दिया, आपको बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन बता दी। ये सारी चीज़ें बुक पे लिखी हुई हैं, मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखी, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, आपने अपने नोट्स बनाने हैं। मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, तब जाके केमिस्ट्री आपको आएगी। अगर आप कहेंगे लेक्चर मैंने सुन लिया, लिखा बुक पे है, अल्लाह हाफिज़, तो फिर अल्लाह हाफिज़ होगा आपके लिए। आपने अपने नोट्स बनाने हैं सेपरेट। ठीक है, MCQ एक ये था, एक MCQ ये था, एक MCQ ये था, वैसे ही एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन बता दी, एक्सप्लेनेशन में क्या हुआ वर्ड्स में बता दिया, वर्ड्स में बताने के बाद डायग्राम भी बता दी, और उसके बाद ये 2 MCQ इंपॉर्टेंट थे, ये सारी चीज़ें बता दी। तो ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है उसके लिए तो ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो रेलिवेंट होगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं अब करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। आपने बेटे साथ साथ रहना, ज़रा चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। ये नहीं आपने परेशान होना कि बोर्ड थोड़ा सा साफ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। टॉपिक देखेंगे जी क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल
और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या है, अगर समझ नहीं आ रही तो आप जो इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ है इसके लास्ट में से OUS पे हाथ रखें, ठीक है, और आपको शायद वर्ड मिलेगा इंस्टेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर आगे क्लियर भी करूँगा। सबसे पहले जी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और दूसरा है जी इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। देख लेंगे बेटे, ज़रा इसकी हेडिंग देखें। मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्स। वर्ड्स ज़रूर नाच रहे हैं, आपने वर्ड्स को नहीं देखना, आपने मुझे सुनना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस अगर आप इसको छुपा दें तो आपको वर्ड मिलेगा इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है एक लम्हे के लिए। तो इसका मतलब ये ऐसी फोर्सेस हैं जो ऐसे डाइपोल में होंगी जो एक लम्हे के लिए बनेगा। एक तरह का मॉलिक्यूल ये होगा और दूसरी तरह का मॉलिक्यूल कौन है, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। मैं यहाँ पे दोनों डाइपोल को सेपरेट कर देता हूँ विद कलर। एक डाइपोल आपके पास ये है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और दूसरा डाइपोल कौन सा है, दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल। एक मॉलिक्यूल जो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो कि इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहलाएंगे, ठीक है। अब जी पहले की तरह आप इसे बता दें कि आप इन्हें LDF भी कहते हैं। LDF का मतलब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो मैं इन्हें कंप्लीट नहीं लिख रहा, मैं इसे चले मैं लिख देता हूँ कि ये किसने डिस्कवर की थी, डिस्कवर्ड बाय फर्ट्स लंदन। तो मैं F लंदन लिख देता हूँ इन 1930 एंड कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अपने नाम से ही उन्होंने रख दिया लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और आप इन्हें LDF भी कहते हैं। मैं LDF को यहाँ रेड से लिख रहा हूँ कि आप इन फोर्सेस को LDF भी कहते हैं। ले जी, इन्हें हम ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे ज़्यादा देर के लिए, ठीक है। इन्हें MCQ भी है जी, ये इम्पोर्टेंट। तो आप इन्हें LDF भी कहते हैं। फर्ट्स लंदन थे, 1930 में उन्होंने इन फोर्सेस को डिस्कवर किया। अब वो कहते हैं जी ये फोर्सेस हैं क्या। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे लेकर चलेंगे बात को। वो कहते हैं जी कि ये क्या है, मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। डेफिनेशन देख लें बेटे इनकी। मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मोमेंट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस किस के दरमियान, प्रेजेंट बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, called इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या मैं सिंपली यहाँ पे LDF लिख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि चीज़ें आसान है, मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन तकरीबन सबकी वही है जो उनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटे। इसकी एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं जी कि लेट्स से कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं,
ठीक है, गैस मॉलिक्यूल है या वाट लिक्विड भी हो सकता है कोई। तो मॉलिक्यूल्स जब मूव करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन की वजह से एक लम्हे के लिए दोनों में से लेट से कोई एक मॉलिक्यूल उसमें पोलैरिटी आ गई, मतलब वो डाइपोलर बन गया, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल बन गया। तो मैं अपनी बात को पहले इतनी बात को यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, एक दूसरे के करीब आए, ठीक है। हुआ क्या कि रिपल्शन जो थी वो प्रोड्यूस हुई उनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट प्रोड्यूस रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, कि उनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन प्रोड्यूस हुई। अब रिपल्शन प्रोड्यूस होने से क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब कि जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रोड्यूस हुई, तो ये मॉलिक्यूल भी थोड़ी देर के लिए क्या बन गया, पोलर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब इनमें रिपल्शन प्रोड्यूस होगी तो इनके मॉलिक्यूल्स में भी पोलैरिटी आएगी। दोनों मॉलिक्यूल या दोनों में से कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बोथ और वन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बिकम पोलर एंड कॉल्ड, क्या कहलाएगा जी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्यों कहलाएगा, ज़रा आप डिस्कशन को ऊपर से देखें। मैंने कहा जी मॉलिक्यूल्स मूव करते करते एक दूसरे के करीब आए, मॉलिक्यूल मूव करते करते एक दूसरे के करीब आए। बेटे ज़रा मेरी बात को सुन लिएगा, मूव करते करते एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हुआ क्या, जब वो करीब आए, लेट से कि ये हिस्सा न्यूक्लियस है और ये बैक टेल जो है ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब मैं अपने डायग्राम कंप्लीट करूंगा। शुरू में ये नॉन पोलर थे, स्फेरिकल फॉर्म में थे, मूव करते करते एक दूसरे के करीब आए, इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो पास आते साथ ही ये जनाब इनमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। पोलैरिटी इंड्यूस हुई इस तरह के एक का न्यूक्लियस एक तरफ आ गया और इलेक्ट्रॉन एक तरफ, और दूसरे का न्यूक्लियस एक तरफ और इलेक्ट्रॉन एक तरफ। लेट से दोनों में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। अब ये पोलैरिटी तब तक रहेगी जब तक ये एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं। जैसे ही ये गुजरते गुजरते साइड पे हुए तो वापस ये पोलर बन जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस सेंटर में, इलेक्ट्रॉन साइडों पर आ जाएंगे। यानी कि जब तक ये एक दूसरे के इंटरेक्शन में है इनमें पोलैरिटी रहेगी। तो इसका मतलब पोलैरिटी जो इनमें इंड्यूस हुई वो इंस्टेंटेनियस थी, क्योंकि जैसे ही एक दूसरे से दूर होंगे तो पोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की पोलैरिटी को आप इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी कहेंगे। और ये जो मॉलिक्यूल पोलर बन गया, इस तरह के डाइपोलर मॉलिक्यूल को आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब पहली बात मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया, बात ख़त्म। अब अगली बात शुरू कर रहा हूँ। ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना, ये मूव करता हुआ किसी दूसरे नॉन पोलर के पास जाएगा और दूसरे नॉन पोलर के पास जाएगा, तो अब उसे ये क्या करेगा, बिल्कुल इसी तरह उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करवा देगा, ठीक है। अब ये जिसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया था, मेरी बातों को अगर गौर से सुन रहे हैं, पहली बात मैंने यहाँ पे की कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया जी। यहाँ पे जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसी बड़े थोड़े काम में ये सब कुछ होता है, बड़े थोड़े टाइम में। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मैं इसे ब्लू में ही ब्लॉक में बंद कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे ये पहले मॉलिक्यूल की बात हो रही है।
इंड्यूस पैदा कर देगा जी पोलैरिटी इन सम अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या करेगा, पोलैरिटी इंड्यूस करेगा एंड विल फॉर्म a या एन इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल, और एक दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और उस इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल को आप इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। यानी कि पहले खुद ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बने, दोनों में से कोई एक या दोनों ने किसी और नॉन पोलर में पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, और इस तरह वो जो दूसरा वाला पोलैरिटी जिसमें इंड्यूस हुई वो इंड्यूस डाइपोल बन गया। अब इस इंस्टेंटेनियस और इस इंड्यूस डाइपोल में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी इन्हें आप नाम देंगे क्या, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। टाइम बेटे कम है, मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी मैनेजमेंट से कि बोर्ड जो है वो इस तरह रहने दें ताकि मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से ही स्टार्ट कर सकूँ। तो फिलहाल अभी तक जो इस टॉपिक में हमने सीखा वो क्या था कि फोर्सेस क्या हैं जी, ये मोमेंट्री यानी कि लम्हाती फोर्सेस हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लें कि मोमेंट्री मतलब लम्हाती, मतलब वेरी शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस। किस किस के दरमियान? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, के एक डाइपोल कौन होगा, इंस्टेंटेनियस, जो कैसे बना, दो नॉन पोलर एक दूसरे के करीब आए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल किया, रिपल्शन से दोनों लम्हे के लिए डाइपोल बन गए, या दोनों में से कोई एक बन गया, तो वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। जो वो लम्हे के लिए डाइपोल बना वो किसी दूसरे नॉन पोलर को जाके उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करेगा, और जो दूसरा वाला बनेगा वो इंड्यूस पोलर हो जाएगा। तो इंड्यूस डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेस हैं इन्हें आप नाम देंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस होती हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा मूव कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है, वो मूव करता करता किसी दूसरे को उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करेगा, तो मूव कर रहे हैं साथ साथ, मोशन नहीं रुक रही। दूसरे में जिसमें पोलैरिटी इंड्यूस हुई फ़ौरन उनके पोल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव भी कर रहे हैं, तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो फोर्सेस ब्रेक भी हो जाएंगे। इसका मतलब ये फोर्सेस बनी भी और ब्रेक भी हुई, और ये सारा काम बड़े कम टाइम में हो गया। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर कोई बड़ा सा आप पानी का उबलता हुआ एक बर्तन देखें तो उसमें बबल्स जगह जगह पे बन रहे हैं और टूट रहे हैं। आप उन बबल्स को अगर LDF मान लें तो थोड़े से टाइम में कहीं पे फोर्स बनी टूट गई, और ये काम पूरे बर्तन में विद इन सेम टाइम चल रहा होता है। तो बड़े थोड़े टाइम के लिए फोर्स बनती भी है, टूट भी जाती है, तो इसलिए आपने इन्हें मोमेंट्री फोर्सेस का नाम दे दिया। मेरी रिक्वेस्ट होगी मैनेजमेंट से कि ये साइड एटलीस्ट ऐसे ही रहने दी जाए और नेक्स्ट साइड चाहे रिमूव भी हो जाए ताकि मैं अपना नेक्स्ट काम शुरू कर सकूं। तो आज का टॉपिक बड़े आसान था, काम बड़ा कम था, लेकिन हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए दैट वाज टाइम टेकिंग थिंग। तो आपने इंड्यूस डाइपोल को हर तरह से, हर लिहाज से अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, और एटलीस्ट जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया ये आपके नोट्स पे होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस को भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, जितना मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया। घर पे रहिएगा बेटे, सेफ़ रहिएगा, अपने घर वालों को सेफ़ रखें, बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, और अपना काम ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।